दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 मई। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में नमी के साथ पूर्वा हवा चलने से भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन अभी भी उमस की स्थिति बनी हुई है। इस कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और तेजी से बादलों का निर्माण हो रहा है। जब मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस कारण से बिहार में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बने चक्रवाती परिसंरक्षण का क्षेत्र बिहार तक बना हुआ है। मौसम के इस प्रभाव के कारण सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, मिथिलांचल, पटना समेत कई अन्य जिलों में गरज के साथ बारिश के आसार हैं। इस कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण बिहार में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 14 से 18 मई तक उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। 1 से 2 दिनों तक मौसम के आमतौर पर शुष्क बने रहने की संभावना है। उसके बाद उत्तर बिहार के जिलों के कई जगहों पर गरज वाले बादल बनने के साथ हल्के वर्षा का अनुमान है। जब बारिश के समय हवा की गति थोड़ी तेज रह सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा मदरसों में राष्ट्रगान लागू किए जाने का बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने स्वागत किया है। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि राष्ट्रगान में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो इस राष्ट्र का नागरिक है उसे राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए और राष्ट्रगान को निश्चित रूप से गाना चाहिए। दरअसल शुक्रवार को एक कार्यक्रम में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम साथ थे। जहां एक सवाल के जवाब में शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि जो इस राष्ट्र का नागरिक है उसे राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए और राष्ट्रगान को निश्चित रूप से गाना ही चाहिए। उन्होंने कहा है कि मदरसा में भी और मदरसे के बाहर भी अपने राष्ट्र का गुणगान हर एक नागरिक को करना चाहिए। मुझे आश्चर्यचकित हो रहा है कि मदरसे में राष्ट्रगान नहीं होता। मैं भी बचपन में मदरसे में ही पढ़ाई किया है, वहाँ तो धूमधाम से राष्ट्रगान गाया जाता था। दोस्तों बात करते हैं कि हार्ट के मरीजों की यानी कि दिल के मरीजों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि उन्हें अगर हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़े तो बिहार के बाहर जाना पड़ता है। जहां अक्सर मरीज दिल्ली और मुंबई जाकर के अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कराते हैं, लेकिन अब उन्हें और फजीहत नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि पटना के IJIMS में जल्द ही हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा मिल जाएगी। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने जानकारी दी है कि बिहार सरकार की ओर से 5 साल के लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करने की प्रक्रिया भी जारी है। इसके लिए तैयारी की जाने लगी है। लाइसेंस मिलने का इंतजार किया जा रहा था। फिलहाल एक हार्ट लंग मशीन है और एक मशीन की जरूरत होगी। फिलहाल एक हार्ट लंग मशीन है और एक मशीन की जरूरत होगी। इसके बाद मरीजों का हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया जाएगा। बिहार वासियों के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है कि बिहार में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलने वाली है। ये तभी संभव हो पाएगा जब किसी ब्रेन डेड मरीज से हार्ट मिले। इसके लिए कई विशेष तैयारियां की जा रही है। जब परिवार वाले ब्रेन डेड मरीज का अंग डोनेट करें, इसके लिए प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दूं कि IJIMS में इससे पहले कार्निया, किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा बहाल कर चुकी है। अब जल्द ही हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा मिल पाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि भारत ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार देर रात एक अधिसूचना जारी करके इस बात की जानकारी दी है। स्थानीय कीमतों को काबू में रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। सरकार ने कहा है कि पहले ही जारी किए जा चुके लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत गेहूं निर्यात की आपूर्ति रहेगी। फरवरी के अंत में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से काला सागर क्षेत्र से निर्यात में गिरावट के बाद वैश्विक खरीदार गेहूं की आपूर्ति के लिए भारत की ओर रुख कर रहे थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पश्चिमी इलाके में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास स्थित 3 मंजिला व्यावसायिक इमारत में शुक्रवार की शाम आग लग गई, जिससे इस हादसे में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है। जब दिल्ली के मुंडका में लगी भीषण आग की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। जब PM मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली में भीषण आग के कारण लोगों की मौत से बेहद दुखी हूँ। मेरी शोक संवेदनाएं परिवार के साथ है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के खगड़िया के डीएम आईएएस आलोक रंजन घोष इन दिनों बच्चों के बीच बच्चे जैसे नजर आ रहे हैं। स्कूलों का औचक निरीक्षण के क्रम में वे क्लासरूम में शिक्षक से लेकर के छात्र की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जहाँ साथ ही बच्चों के साथ मिलकर के खाना भी खाते हैं। दरअसल खगड़िया शहर के मध्य विद्यालय हाजीपुर उत्तरी में गुरुवार को काफी गहमागहमी रही। डीएम आलोक रंजन घोष अचानक विद्यालय पहुंच करके औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम लंबे समय तक विद्यालय में रहे। उन्होंने विद्यालय के वर्ग कक्षा में जाकर के शैक्षणिक कार्यों का निरीक्षण किया। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जांच को लेकर के डीएम बच्चों के साथ जमीन पर बैठ करके मध्याह्न भोजन भी खाया। दोस्तों आज के समय में घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा होना कितना जरूरी है, इसके बारे में शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भले भांति ही जानते हैं। जहाँ अगर आपका बार बार घर से बाहर निकलना होता है या फिर घर में बूढ़े या बच्चे हैं तो फिर इसके लिए सीसीटीवी होना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप भी अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने की सोच रहे हैं लेकिन उसके लिए होने वाले खर्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो बिना सीसीटीवी कैमरे की भी आप घर की निगरानी कर सकते हैं। जी हाँ, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि अब आपको घर की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसके लिए आपके पास एक स्मार्टफोन होना जरूरी है जो वाईफाई के साथ आता हो। अभी हम आपको उन्हीं ऐप्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरा की तरह काम करता है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। घर में निगरानी रखने के लिए मैनीथिंग ऐप भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसकी मदद से आप अपने घर की निगरानी बिना सीसीटीवी कैमरे के भी कर सकते हैं। इसके लिए बस आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए जो वाईफाई से चल सकता हो। इसके लिए पुराने फ़ोन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन की मदद से घर को लाइव भी देखा जा सकता है। कुछ अजीब होने पर ये यूजर्स के पास अलर्ट मैसेज भी भेजता है। घर से बाहर कहीं भी जाने के लिए ट्रैवल सेफ ऐप को सबसे अच्छा माना जाता है। इसके मदद से घर को सेफ रखा जा सकता है। किसी तरह की आपातकालीन स्थिति में ऐप तुरंत मदद भी भेजने का काम करता है। इसमें फायर सर्विसेज, चिकित्सा और पुलिस आदि की जानकारियां शामिल होती है। प्रोटेन वीपीएन का भी काम आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करना होता है। ये किसी तरह की रिकॉर्डिंग नहीं करता है। ऐप का काम यूजर्स की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखना है। इसके लिए भी स्मार्टफोन की जरूरत होती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इंडो नेपाल सीमा सड़क के निर्माण कार्य को लेकर के गृह मंत्री से बात की। नितिन नवीन ने गृह मंत्री से इंडो नेपाल सीमा सड़क की चौड़ाई को बढ़ाने का अनुरोध किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्री नितिन नवीन के सुझाव पर विचार करने की बात कही है। दरअसल बिहार में इंडो नेपाल सीमा पर एसएसबी को बॉर्डर आउट पोस्ट तक पहुंचाने के लिए एक सुगम मार्ग उपलब्ध कराने एवं सीमा पर चौकसी बढ़ाने को लेकर के भारत सरकार द्वारा इंडो नेपाल बॉर्डर रोड का निर्माण कराया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि पीएम किसान लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त की राशि जल्द ही जारी करने वाले हैं। किसान योजना के तहत 11वीं किस्त की लिस्ट जारी हो गई है। ऐसे में अगर आपने भी इस योजना में आवेदन किया है तो फिर फटाफट लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें। पीएम किसान योजना की पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच जारी किया जाता है, जब वहीं दूसरी किस्त का पैसा 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच जारी किया जाता है। इसके अलावा तीसरी किस्त का पैसा 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच भेजा जाता है। यानी कि इस महीने के अंत तक किसानों के खाते में 11वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की दिशा में एक बड़ा बदलाव किया है। जब बिहार सरकार ने कातिब की भूमिका को जमीन रजिस्ट्री से खत्म कर दिया है। अब जमीन की खरीद बिक्री करने वाले खुद मॉडल डीड भरकर इसकी रजिस्ट्री करा सकते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री में कातिब की भूमिका खत्म होगी। अब बिहार की 125 रजिस्टर कार्यालय में 20% रजिस्ट्री मॉडल डीड से करना अनिवार्य कर दिया है। आने वाले समय में इसे बढ़कर के 100 करने की योजना है। इस पहल से जमीन या फिर किसी अन्य तरह की संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने में लोगों को सहूलियत होगी। कातिब या ऑफिस खर्च के नाम पर लगाने वाली राशि से मुक्ति मिल जाएगी। लोग खुद मॉडल डील भर करके निबंधन करा सकते हैं। आमतौर पर रजिस्टर कार्यालय में एक डीड रजिस्टर्ड करवाने में कातिब 2 से 5 हजार रुपए तक शुल्क लेता है। साल 2021-22 में करीब 12 लाख डीड रजिस्टर हुए हैं। रजिस्टर्ड विभाग के इस पहल से बिना कातिब की मदद से ही खुद डीड तैयार करके रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इसके लिए एक तरफ जहां जिला निबंधन कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है, वहीं निबंधन विभाग की वेबसाइट पर इसके लिए मॉडल डीड भी अपलोड किया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप भी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ऐसे मजदूरों के लिए श्रमयोगी मानधन योजना लेकर के आई है, जिसमें रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें एक टाइम के बाद 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। हालांकि ये स्कीम तो पुरानी है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी तक इस स्कीम से 46,66,000 लोग जुड़ चुके हैं। यदि आप भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर तुरंत रजिस्ट्रेशन करें। आपको बता दूं कि योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों मजदूरों को हर महीने पेंशन की सुविधा दी जाती है। 25 से 36 साल की उम्र वाले मजदूरों के बीच ये योजना काफी लोकप्रिय है। सबसे दिगर बात यह है कि योजना में पुरुषों की अपेक्षा यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कहीं ज्यादा है। इससे जुड़ने वाले लाभार्थी मामूली रकम जमा करके 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये अथवा सालाना 36,000 रुपये की पेंशन ले सकते हैं। आपको बता दूं कि इस योजना से जुड़ने की पात्रता शर्तों में सबसे ज़रूरी उम्र सीमा है, जो 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। योजना से जुड़ने वाले मजदूरों की उम्र के हिसाब से इसमें अंशदान लिया जाता है। अगर कोई 18 साल का व्यक्ति इस योजना से जुड़ता है तो उसे 3,000 रुपये की पेंशन पाने के लिए हर महीने 55 रुपये जमा करना होगा। अगर कोई व्यक्ति 29 साल का है तो उसे पेंशन के लिए 60 साल की उम्र तक हर महीने 100 रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र में योजना के साथ जुड़ता है तो उसे हर महीने 200 रुपये 60 साल की उम्र तक जमा करना होगा। इस योजना की खास बात यह है कि जितना पैसा आप जमा कराते हैं उतनी ही राशि सरकार भी जमा करती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की पेपर लीक मामले के सामने आने के बाद से बिहार में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है, जब प्रत्येक पार्टी वार पलटवार करने से चूक नहीं रही है। अब एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने भी इस मामले पर नीतीश सरकार को घेरा है। चिराग पासवान ने आज सरकार से सवाल करते हुए पूछा है कि अभी तक कौन से अपराध की जाँच रिपोर्ट सामने आई है और कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस पेपर लीक की वजह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि खराब हुई है, जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा क्षेत्र के विकास की मद में करोड़ों रुपए की राशि सालाना खर्च की जाती है। इसका उद्देश्य नौनिहालों को बेहतर मूलभूत सुविधाओं के साथ अच्छी शिक्षा प्रदान करना है ताकि अच्छे भविष्य का निर्माण हो सके। इसके बावजूद भी बिहार के कटिहार जिले से प्राथमिक शिक्षा की ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर के बदहाल शिक्षा व्यवस्था का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। कटिहार जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में एक ही कमरे में 1 से लेकर के 5 तक की कक्षाएं चल रही है। एक ही क्लास में हिंदी और उर्दू भाषाओं में कक्षाएं चल लगती है। इतना ही नहीं, हद तो यह है कि एक ही ब्लैक बोर्ड पर एक ही समय में हिंदी और उर्दू के शिक्षक छात्रों को दोनों भाषाओं में पढ़ाते हैं। हिंदी भाषी छात्र एक तरफ तो दूसरी तरफ उर्दू भाषा के छात्र ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हैं। यह बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त और बच्चों का भविष्य बेहतर करने के लिए हर दिन सुविधाओं का विस्तार करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कटिहार से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे जान करके और सुन करके आप हैरान रह जाएंगे। यह कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड में स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय की एक ही कमरे में 1 से लेकर के 5वीं तक की कक्षाएं चल रही है। इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि एक ही ब्लैक बोर्ड पर एक ही समय में 2 शिक्षक उर्दू और हिंदी भाषा में पढ़ाते हैं, एक ही बार में, एक ही टाइम में, एक ही समय में। जब मनिहारी प्रखंड के उर्दू प्राथमिक विद्यालय को साल 2017 में विश्वनाथ चौधरी आदर्श मध्य विद्यालय आजमपुर गोला में शिफ्ट कर दिया गया था, तब से क्लासरूम की ये परेशानी बरकरार है। जब विश्वनाथ चौधरी आदर्श मध्य विद्यालय आजमपुर गोला की शिक्षिका नीलम कुमारी बताती हैं कि पहले से ही उन लोगों के पास कमरों की कमी था। ऐसे में प्रशासनिक आदेश के बाद कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए सिर्फ एक ही कमरा दिया गया था, जहां उस वक्त से लेकर के आज तक एक ही कमरे में 5वीं कक्षा तक की कक्षाएं चल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 10 जून से राज्यसभा चुनाव होने जा रहा है। जहां राज्यसभा चुनाव में संख्या बल के हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी को 1 सीट का फायदा हो सकता है, वहीं सत्ताधारी पार्टी जेडीयू को 1 सीट का नुकसान हो सकता है। जुलाई के माह में बिहार से 5 सीटें खाली हो जाएगी, जिसमें से एक केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह की सीट है। इसके अलावा भाजपा के गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र डूबे का भी कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। साथ ही आरजेडी से मीसा भारती की भी सीट है जो 7 जुलाई के बाद खाली हो जाएगी। इसके बाद आखिरी सीट शरद यादव की है जो जेडीयू कोटे से राज्यसभा पहुंचे थे, उनकी भी सीट खाली होने वाली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर के निकट
डॉक्टरी सलाह की सुविधा के लिए प्रारंभिक की गई टेलीमेडिसिन सेवा के बाद अब गांव-गांव पैथोलॉजी लैब खोलने की कवायद स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। यह पैथोलॉजी लैब जन निजी भागीदारी के तहत खोले जाएंगे। यह गांव में पैथोलॉजी लैब की स्थापना की घोषणा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में की गई है। यह घोषणा के महज 2 दिनों के बाद इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। यह राज्य स्वास्थ्य समिति का दायित्व सौंपा गया है। स्वास्थ्य समिति के सूत्रों ने बताया है कि गांव में पैथोलॉजी लैब की स्थापना के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह समिति की योजना प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक लैब की स्थापना की है। यह लैब की स्थापना के पहले सरकार निजी लैब संचालकों से करार करेगी। यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर लैब संचालित होंगे ताकि अस्पताल आने वाले ग्रामीण को स्वास्थ्य केंद्र पर ही पैथ लैब की सुविधा मिल सके। दोस्तों बात करते हैं कि कुछ साल पहले पर्दे पर आई बॉलीवुड फिल्म डॉली की डोली सबको याद होगी, जिसमें एक्ट्रेस दुल्हन बनकर के दूल्हे को चूना लगाती है। इसमें एक्टर राजकुमार राव सहित अन्य अभिनेताओं ने अभिनय किया था। डॉली कई लोगों से शादी करती है और फिर घर से गहने और रुपए लेकर के फरार हो जाती है। ये तो रही रियल लाइफ की स्टोरी। अब हम आपको रियल लाइफ स्टोरी बता रहे हैं जो हाल फिलहाल में बिहार के कैमूर जिला में घटी है। दरअसल यहाँ एक दुल्हन सुहागरात वाले दिन दूल्हे और उसके पूरे परिवार को चूना लगा करके गायब हो गई। मामला जिले के भभुआ थाना इलाके का है। यहाँ शादी की 3 दिन के अंदर ही फरोड दुल्हन अपने साथ लाखों रुपए गहने और 30,000 रुपए लेकर के फरार हो गई। जानकारी के अनुसार भभुआ थाना इलाके के सीओ गांव के रहने वाले मनोहर प्रजापति के बेटे अमित कुमार की शादी बक्सरा निवासी अवधेश प्रजापति की बेटी प्रति प्रजापति के साथ हुई है। लड़की का ये गाँव रोहतास जिले के करगहर थाना के पोस्ट बिसोडीह में स्थित है। 9 मई को यह शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ हुई। जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर के घर आया, घर में खुशी का माहौल था। जब सब नई बहू के आने से बेहद खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बहू के दिमाग में कुछ और ही चाल चल रहा है। जब सुहाग रात के दिन बहू ने मौके का फायदा उठाया। जब घर के लोग किसी काम से कुछ देर के लिए बाहर गए तो उसने घर में रखी ज्वेलरी और 30,000 रुपये कैश उठाया, फिर वहां से फरार हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि छोटे बच्चों के साथ ट्रेन में सफ़र करने के दौरान परेशानी होती है। इस परेशानी से बचने के लिए अभिभावक की एक्स्ट्रा सीट बुक कराते हैं, लेकिन बच्चों के लिहाज से ये सीट सुरक्षित नहीं रहती है। रेलवे ने अब इस समस्या का हल बेबी बर्थ के रूप में निकाला है। मदर्स डे पर उत्तर रेलवे के लखनऊ मेल की एक कोच में 2 बर्थ के साथ इसकी शुरुआत की जा चुकी है। रेलवे अब बिहार सहित दूसरे देश की अन्य ट्रेनों में भी इसका विस्तार करने जा रही है। हर कोच में सीट 2 खास बर्थ पर यह सुविधा मिलेगी। इन पर बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से खास प्रबंध किए गए हैं। जब भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में छोटे बच्चों के साथ सफर करने वाली महिलाओं को ध्यान में रखकर के नई सुविधा शुरू की है। जब छोटे बच्चों के साथ सफर करने वाली महिलाओं को बर्थ पर बच्चों के साथ सफर करने में परेशानी होती है, इसे ध्यान में रखकर के उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली और नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन में बेबी बर्थ लगाया है। जब सवाल यह है कि आखिर कैसा है बेबी बर्थ और इसे ट्रेन में कहां लगाया जाएगा, तो ये सामान्य बर्थ से बड़ा होगा ताकि मां और बच्चा आराम से सो सके। जब बच्चे के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे लोअर बर्थ में लगाया जाएगा। बर्थ में स्टॉपर भी लगा रहेगा ताकि सोते समय बच्चा नीचे न गिरे। बर्थ 70 मिलीमीटर चौड़ी और 255 मिलीमीटर लंबी रहेगी। इसे सुविधा और जरूरत के अनुसार मोड़ा तथा ऊपर नीचे भी किया जा सकेगा। सभी ट्रेन के कोच में ऐसे 2 बर्थ रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी जिले में दशकों से निर्जीव पड़ी लखनदेही नदी की उराही का कार्य को देखने खुद सीएम नीतीश कुमार पहुंच गए और काफ़ी देर तक रुक करके वहां सूखी पड़ी नदी को निहारते रहे। लेकिन जैसे ही सीएम नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर हवा में उड़ा, उसके उड़ते ही लखनदेही नदी के तटबंध पर बनाया गया बांध अचानक टूट गया और देखते ही देखते पानी पूरे गांव में भर गया। एक ग्रामीण ने कहा कि जैसे ही सीएम नीतीश कुमार गए तो तटबंधन टूट गया और बाढ़ आ गई। अब हम अपने गांव में नदी के पानी के प्रवेश को कैसे रोकें। आपको बता दूं कि सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड में स्थित खोपराहों में सीएम नीतीश कुमार लखनदेही नदी की उराही का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान सीएम नीतीश कुमार के द्वारा एक निर्माणाधीन बांध का निरीक्षण किया गया और सीएम नीतीश कुमार को पूरी जानकारी दी गई। जब सीएम नीतीश कुमार ने भी बांध का निरीक्षण करके अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए। उसके बाद जैसे ही हेलीपैड से सीएम नीतीश का हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ा, वैसे ही बांध का भी सब्र टूट गया और गाँव के भीतर पानी तेज गति से भरने लगा। जब पानी का बहाव इतना तेज था कि खेतों से होते हुए
नदी का पानी गांव की तरफ बहने लगा। इसे देखकर के ग्रामीण घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के अचानक आगमन को लेकर के बांध का निर्माण जल्दबाजी में किया जा रहा था और कमजोर बांध भी जैसे सीएम के निरीक्षण का इंतजार कर रहा था। जैसे ही नीतीश कुमार निरीक्षण करके हेलीकॉप्टर से आसमान में उड़े, वैसे ही बांध का भी सब्र टूट गया। स्थानीय लोगों ने बताया है कि अगर पानी इसी तरीके से देर रात तक बहता रहा तो फिर पानी गाँव में प्रवेश कर जाएगा। स्थानीय ग्रामीणों को कहना है कि अभी नदी की ये स्थिति है तो फिर बारिश के समय क्या होगा। जब संभावित बाढ़ को लेकर के करीब 25,000 की आबादी प्रभावित हो सकती है। लोगों का कहना है कि सरकार को पहले बांध की मजबूती से निर्माण करा देती तो फिर नदी की उड़ाही कराती। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सहित आसपास के राज्यों में इस बार मानसून के पहले की बारिश ने भी खुश किया है। जहां अब जो हालात बन रहे हैं उससे पता चलता है कि मानसून भी बहुत जल्द दस्तक देने वाला है। जहां देश में पड़ रही भीषण गर्मी से जल्द ही लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने दिल्ली से सूचना के आधार पर ज्ञात होता है कि इस साल देश में इस साल दक्षिण पश्चिमी मानसून समय से पहले आ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार केरल तट पर मानसून इस बार 27 मई को दस्तक दे सकता है। इससे पहले इसके अंडमान सागर में समय से पहले प्रवेश के आसार हैं। जब मौसमी विज्ञान के अनुसार समय से पहले मानसून आने की अनुकूल परिस्थितियां बनने और केरल की ओर बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में बिहार में मानसून आने की बात करें तो फिर दूसरे साल भी समय से पहले मानसून दस्तक दे सकता है। मानसून के आधार पर कहा जा रहा है कि अंडमान में मानसून के प्रवेश के बाद स्थिति अनुकूल रही तो 8 से 10 जून के बीच मानसून बिहार में प्रवेश करेगा। जब 2021 की बात करें तो मानसून समय से पहले दस्तक दिया था। जब 2019 में बिहार में मानसून आने की स्थिति 12 जून था। जब वही बीते साल की बात करें तो मानसून 11 जून को समय से पहले दस्तक दिया था। जब मानसून की पहली बारिश पूर्णिया में 13 जून को हुई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पंचायती राज एवं नगर निकायों के तहत 2006 से 2015 तक नियुक्त वैसे शिक्षक जिनके प्रमाण पत्र अब तक नहीं मिले हैं उनकी नौकरी जाएगी। जब प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिलों से शिक्षा विभाग द्वारा NIC की मदद से तैयार वेब पोर्टल पर इन शिक्षकों के नाम तथा प्रमाण पत्र अब तक अपलोड नहीं होने का कारण पूछा है। जानकारी है कि शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच पटना उच्च न्यायालय के आधार पर चल रही है। जन निगरानी ब्यूरो द्वारा पिछले 7 साल से ये जांच की जा रही है। 2006 से 2015 के बीच नियुक्त शिक्षकों में से जिनके फोल्डर निगरानी जांच के लिए विशेष तौर पर शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं उनकी नौकरी पर तलवार लटक रही है। जब बिहार सरकार द्वारा इससे संबंधित निर्णय लिया जा चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी संस्थानों से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले नौजवान निराश ना हो। ऐसे फ्रेश इंजीनियरों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब बिहार में ही आकर के इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा और HCL जैसे IT सेवा देने वाली देश की दिग्गज कंपनियां इंजीनियरों को नौकरी दे रही है। नौकरी पाए युवाओं को 4 से 15 लाख रुपए तक का सालाना पैकेज मिला है। इस मामले में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की रिपोर्ट ने उम्मीद जगाई है। बिहार सरकार के विज्ञान सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया है कि 2021-22 में 5504 छात्र छात्राओं का अलग अलग कंपनियों में नियोजन हुआ है। एक छात्र को 30 लाख रुपए का सालाना पैकेज भी मिला है, जबकि 96 छात्र छात्राओं को 15 लाख रुपए के पैकेज पर नौकरी मिली है। इसमें राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के कुल 1950 विद्यार्थी शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों में देश विदेश से आए पर्यटकों के लिए पर्यटन विभाग ने सभी पर्यटक स्थल पर सेल्फी पॉइंट बनाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर के सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है ताकि सभी पोर्टल स्थलों पर अलग अलग तरह का सेल्फी पॉइंट बन सके जो पर्यटकों को आकर्षित कर सके। फिलहाल राजगीर के पांडु पोखर में एक सेल्फी पॉइंट बना है जहां पर्यटक जाकर के तस्वीर खींच रहे हैं। पर्यटन विभाग का सभी पर्यटन स्थल पर सेल्फी पॉइंट बनाने के पीछे एक मुख्य मकसद है। मकसद यह है कि पर्यटक यानी कि जो वहां पर घूमने जाते हैं वह वहां पर बने सेल्फी पॉइंट पर फोटो खींचा सके और जब उस तस्वीर को अपने फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे तो फिर बिहार के पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग होगी। जब विभाग पर्यटन स्थल की ब्रांडिंग करने के लिए कई योजनाएं बना करके काम कर रहा है। इसी कड़ी में इस तरह से बिहार के सभी पर्यटन स्थलों को सोशल मीडिया से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। जब विभाग ने इस योजना को फेज में बांटा है। इसमें पहले चरण में पटना, राजगीर, नालंदा, गया, बांका, रोहतास और वाल्मीकि नगर में सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। ये काम अगले महीने से शुरू हो जाएगा और इसको लेकर के विभागीय बैठक भी इस माह के अंत में दोबारा से होगी।
दोस्तों बात करते हैं कि गांव-गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट को लेकर के अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। जहां उच्च स्तर से मिले निर्देश के बाद फिलहाल 2 पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये आकलन किया जाएगा कि किस तरह से सफल हो सकती है। उच्च स्तर से मिले निर्देश के बाद फिलहाल 2 पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये आकलन किया जाएगा कि किस तरह से सोलर स्ट्रीट लाइट सफल हो सकती है। जहां इसके लिए बिजली कंपनी ने IT आधारित एड डैश बोर्ड लगाया है। जहां इस डैश बोर्ड के माध्यम से ये देखा जाएगा कि कितनी संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइट रोशन है और कितने नहीं जल रहे हैं। बिजली कंपनी से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट के लिए पंचायतें तय हो गई है। जहां एक पंचायत दक्षिण बिहार और एक उत्तर बिहार की है। बिजली कंपनी के स्तर पर इन्हें तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी। पंचायती राज विभाग ने बिजली कंपनी को यह बताया है कि जल्द ही संबंधित कंपनी को इसके लिए कार्यादेश दे दिया जाएगा। बिजली कंपनी ने गाँव की गलियों में सोलर स्ट्रीट लाइट की हकीकत को जानने के लिए IT आधारित डैश बोर्ड की व्यवस्था की है। इस डैश बोर्ड के माध्यम से ये देखा जाएगा कि संबंधित पंचायत में जितनी भी सोलर स्ट्रीट लाइट लगी है वे रोशन है या नहीं। IT आधारित डैश बोर्ड से ये जानकारी भी मिलेगी कि कितनी संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। या पूरे बिहार के सोलर स्ट्रीट लाइट के बारे में पूरी जानकारी मुख्यालय से मिल सकेगी। इस डैश बोर्ड का एक एक्सेस स्थानीय स्तर पर भी बिजली कंपनी के दफ्तर में रहेगा। जहाँ इसके माध्यम से सोलर स्ट्रीट लाइट वाली कंपनियों की मुख्यालय से सीधे मॉनिटरिंग संभव हो सकेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट के संचालन और इसकी मॉनिटरिंग किस तरीके से हो, इसकी ट्रेनिंग बिजली कंपनी ने शुरू कर दी है। एक इलाके के लिए 5-5 की टीम को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मधुबनी में 2 बच्चों की मौत हो गई। इतनी बारिश वाली गर्मी में हर लोग बारिश होने पर खुश होते हैं, लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन कोई ऐसा नहीं चाहता होगा कि ऐसी आंधी और बारिश आए जिसके कारण लोगों की जान चली जाए। इस बीच जिले के मधेपुर थाना क्षेत्र के रामचंद्र गाँव में आकाशीय बिजली गिरने के कारण 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे की मौत होने की खबर मिलने पर परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। जब पुलिस को जानकारी मिलने पर पुलिस गाँव पर पहुंची और फिर प्रशासन की ओर से मदद दिलाने की बात कही गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पति की दूसरी शादी से नाराज एक विवाहिता यानी कि एक पत्नी ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि पूरा परिवार तबाह बर्बाद हो गया। यहाँ 2 की जिंदा जलकर के मौत हो गई, जिन पर रोने वाला कोई भी नहीं है। वही परिवार के 2 सदस्य गंभीर हालत में इलाजरत थे। जहाँ घटना बिहार के सुपौल बाजार के शेखपुरा मोहल्ले की है। शनिवार की सुबह उसने परिवार के 4 लोगों पर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी। इसमें झुलसने से महिला और उसकी सास की मौत हो गई, जबकि उसका पति और सौतन घायल है। DMCH में इन दोनों की हालात भी गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में बेबी परवीन, उसकी सास रुफेदा खातून है। यह घटना के बारे में बताया जाता है कि शेखपुरा मोहल्ले निवासी प्लम्बर मिस्त्री खुर्शीद आलम ने 10 साल पहले गांव में ही बेबी परवीन से शादी की थी। यह संतान नहीं होने पर यानी कि बच्चे नहीं होने पर 2 साल पहले खुर्शीद ने पड़ोस के गाँव में रोशनी खातून से दूसरी शादी की। बेबी परवीन दूसरी शादी का शुरू से ही विरोध कर रही थी। उसने अपने पति खुर्शीद को कई बार चेतावनी दी थी कि उनका अंजाम बुरा होगा। इसे लेकर के दोनों के बीच पूर्व में भी कई बार विवाद हुआ था। शनिवार की सुबह बेबी परवीन ने इस वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन शुरू कर दी। इधर क्षेत्र में इस तरह की पहली घटना होने से लोग स्तब्ध है। हर तरफ इस घटना की चर्चा हो रही है। 2 लोगों की मौत पर परिवार वालों में रोने वाला कोई भी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि रेलवे को देश की लाइफलाइन माना जाता है। जहाँ हर दिन हजारों की संख्या में यात्री ट्रेन से ट्रेवल करने के अपने घरों को पहुंचते हैं। ऐसे में अगर रेलवे ट्रेनों को कैंसिल कर देता है तो फिर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगले कुछ दिनों में बिहार की ओर यात्रा करने वाले हैं तो फिर यह खबर आपके काम की है। आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे ने यह जानकारी दी है कि बिहार के समस्तीपुर और सोनपुर डिवीजनों ने रेल पटरियों की मरम्मत का काम चल रहा है। ऐसे में रेलवे ने यहाँ बड़े ट्रैफिक ब्लॉक करने का ऐलान किया है। इस कारण बिहार जाने वाली कई ट्रेनों पर इसका असर पड़ा है। जब पूर्व मध्य रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ट्रेनों को डाइवर्ट या शॉर्ट टर्मिनेशन किया गया है। ऐसे में अगर आप भी 8 जून तक बिहार की ओर सफर करने वाले हैं तो फिर अपने ट्रेन के स्टेटस के बारे में जरूर जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों बात करते हैं कि आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार के निर्णय के बाद बिहार के सभी जिलों में 75 तालाबों के निर्माण और इनके जीर्णोद्धार पर काम शुरू कर दिया गया है। अमृत सरोवर नाम से बनने वाले इन तालाबों के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए जिले के उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि ये कार्य रोजगार गारंटी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत किया जाएगा। जिलों को निर्देश दिया गया है कि प्रखंड और पंचायतों के स्तर पर तालाबों
को चिन्हित करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दी जाए। जहाँ सरकार का मानना है कि योजना से जहां जल संचयन में मदद मिलेगी, वहीं भूजल स्तर को भी बेहतर किया जा सकेगा। तालाबों की खुदाई के बाद उसका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा, जहाँ तालाब के चारों ओर पौधरोपण भी किया जाएगा। यह अधिकारी बताते हैं कि सरकारी जमीन अथवा जहां पहले से तालाब है वहीं पर इनका निर्माण करना है। इस योजना में निजी तालाब का जीर्णोद्धार नहीं होगा। बताया जा रहा है कि जो तालाब सूख गए होंगे उनकी भी पहचान करके उसे तालाब बनाया जाएगा। ये तालाब 1 एकड़ तक होंगे। मनरेगा के तहत इन तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। इससे मनरेगा के तहत मजदूरों को भी काम अधिक मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और सरकारी राशन का लाभ उठा रहे हैं तो फिर आपके लिए जरूरी खबर है। सरकार ने राशन लाभार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए जरूरी नियम बनाया है। दरअसल राशन कोटेदार लोगों को कई बार तौल में गड़बड़ी करके कम राशन दे देता है। इसलिए सरकार ने अब राशन दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून ने राष्ट्रीय लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी कि EPOS उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि सब्जियों के दामों में काफी गिरावट के चलते सब्जी उत्पादकों में निराशा का माहौल है, जबकि रिटेल में सब्जी बेचने वाले 2 से 3 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। आलम यह है कि जिन सब्जी उत्पादकों ने घिया, खीरा और टिंडा आदि की खेती कर रही थी, उन्हें मंडियों में खरीदार भी नहीं मिल रहे हैं और वे अपनी सब्जियों को बेसहारा पशुओं को डालने को मजबूर हैं। जहाँ इन दिनों मंडियों में पशुओं के सामने सब्जियों के ढेर आम देखे जा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए एक अहम आदेश में बिहार की राजधानी पटना के कलेक्टोरल कार्यालय की 350 साल पुरानी इमारत गिराने की इजाजत दे दी है। जब कोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी की है कि अंग्रेज राज की हर इमारत संरक्षण करने लायक नहीं है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज यानी कि INTACH की पटना इकाई ने इस इमारत को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इमारत गिराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया था कि इमारत शहर के सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमुख हिस्सा है, जहाँ इसे गिराने की बजाय संरक्षित किया जाना चाहिए। इस इमारत का इस्तेमाल अंग्रेज अफीम और नमक के भंडारण के गोदाम के रूप में करते थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दोस्त ही दोस्त की जान का दुश्मन बन गया। 5 दोस्तों ने बकाया पैसे मांगने पर अपने दोस्त की गला दबा करके हत्या कर दी। इस घटना को दिल्ली में अंजाम दिया गया है। आपको बता दूं कि मृतक सीतामढ़ी जिले के नगर थाना इलाके के मधुबन गाँव का रहने वाला है। जब मृतक की पहचान रामजी पासवान के बेटे राकेश पासवान के रूप में हुई है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राकेश अपने दोस्तों के साथ दिल्ली में रहता था। जब बकाया पैसा मांगने पर दोस्तों ने उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। जब मृतक की लाश सीतामढ़ी के मधुबन गांव लाया गया, जहां घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। जब मृतक के भाई ने बताया है कि 5 दोस्तों ने मिलकर के उसकी भाई की यानी कि उसके भाई राकेश पासवान की हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा है। लोगों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि दोस्तों ने ही मिलकर के अपने दोस्त की जान ले ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदंबरम ने देश में बढ़ती महंगाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने रूस यूक्रेन युद्ध को देश में बढ़ती महंगाई का कारण बताता है, लेकिन जबकि इसका कारण केंद्र की नीतियां हैं। देश में GDP की खस्ताहाल स्थिति है। उन्होंने शनिवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है और पिछले 8 सालों में धीमी आर्थिक विकास दर केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार की पहचान रही है। जब P चिदंबरम ने कहा है कि वैश्विक और स्थानीय घटनाक्रमों को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि उदारीकरण के 30 साल के बाद अब आर्थिक नीतियों को फिर से तय करने पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। जब पिछले 8 सालों में धीमी आर्थिक विकास दर केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी की पहचान रही है। उन्होंने दावा किया है कि महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार बहुत साधारण और अवरोध से भरा हुआ है। पिछले 5 महीने के दौरान समय समय पर 2022-23 के लिए विकास दर का अनुमान कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि महंगाई अस्वीकार स्तर पर पहुंच गई है और आगे भी इसके बढ़ते रहने की संभावना है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।